टनकपुर गांव में धर्मेश नाम का एक लड़का रहता था। बड़ा ही ठरकी था। एक दिन धर्मेश अपनी प्रेमिका से बात कर रहा होता है। अरे जानू, बड़े दिन हो गए, चलो तुम्हें फिल्म दिखा के लाऊं। अजी तुम दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मुझे छुआ तो। अरे जानू, इतना क्यों भड़क रही हो? क्या हो गया? तुम्हें तो बस मेरे साथ गुलछर्रे उड़ाने। शादी की बात करते ही तुम्हारे बहाने शुरू हो जाते हैं। आज आर या पार, अब कोई बहाना नहीं। मतलब ये कि शादी करो मुझसे, नहीं तो मैं सारे गांव को बता दूंगी कि कैसे तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। अरे यार, यहाँ कहाँ फंस गया मैं। जल्दी से कुछ सोच धर्मेश, नहीं तो आज तो तू चप्पलों के भाव पिटेगा पूरे गांव में। अरे जाने मन, मैं यही तो खुशखबरी देना चाहता था तुम्हें। कल हम शादी करेंगे हैं। मैंने पंडित जी से बात भी कर ली है। तुम बस तैयार रहना कल। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सच। चलो अब घर चलते हैं, बहुत समय हो गया है, और कल समय से इसी गुप्त जगह पर आ जाना है। फिर दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। आधी रात होने तक धर्मेश करवट बदलता रहता है। अरे यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं उससे शादी करके उसको अपने गले की हड्डी नहीं बनाना चाहता। कुछ तो सोच बेटा, कुछ तो उपाय निकाल। फिर अगले दिन धर्मेश अपनी प्रेमिका से उसी गुप्त जगह मिलने जाता है। अरे जानू, तैयार हो ना शादी के लिए? हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो दुल्हन की तरह सज कर आई हूँ। तो फिर चलो। धर्मेश उसको एक सुनसान रास्ते से लेकर जाता है। अरे धर्मेश, ये कौन सा रास्ता है? हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता सुरक्षित है और हम यहाँ से जल्दी ही पहुँच जाएंगे। फिर एक सुनसान जगह पर पहुँचकर, अरे डार्लिंग, तुम यहीं रुको, मैं फूल माला लाना तो भूल ही गया। बस कुछ देर में आया, तुम कहीं जाना नहीं, ठीक है? धर्मेश अपनी प्रेमिका को उसी सुनसान जगह छोड़कर चला जाता है और पीछे के रास्ते से आकर उस लड़की को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। कुछ ही देर में तुझे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी, तो आराम से शादी करना, लेकिन भगवान के घर में। बड़ी ही बेरहमी से धर्मेश अपनी प्रेमिका को धोखे से मारकर उसकी लाश वहीं छोड़ देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। खून से लथपथ लाश को कुत्ते नोच नोच कर खाने लगते हैं और बचा खुचा शरीर वहीं पड़े पड़े सड़ने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीतने लगते हैं और एक रात वो लाश चुड़ैल में बदल जाती है। मैं फिर से जिंदा हो गई। अब मेरा बदला पूरा होगा। फिर उसकी नजर अपनी चीथड़ी हुई लाश पर पड़ती है। हाय, ये क्या हालत कर दी मेरे शरीर की। कटा फटा शरीर। आखिर क्या गलती थी मेरी? मैंने प्यार ही तो किया था। बस एक गलती हो गई कि गलत इंसान से किया। फिर चुड़ैल अपनी सुध-बुध संभालती है और तेज तेज से हंसने लगती है। धर्मेश, मैं फिर वापस आ गई तुझे सबक सिखाने के लिए, पर उससे पहले ये लाश छुपानी पड़ेगी मुझे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर चुड़ैल सोचने लगती है कि लाश कहाँ छुपाऊं। तभी उसे एक उपाय मिलता है। एक काम करती हूँ, एक गड्ढा खोद लेती हूँ। चलो, ये तैयार हो गया। अब ये लाश इसमें छुपा देती हूँ, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर चुड़ैल अपने बचे हुए शरीर को उस गड्ढे में दफना कर मिट्टी डाल देती है और उसमें ऊपर से मिट्टी भर देती है। चलो, ये कार्य तो पूरा हुआ। अब उस धर्मेश को ढूंढना रह गया है बस। फिर चुड़ैल धर्मेश की खोज में उसके गांव में भटकने लगती है और वहाँ धर्मेश एक दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। अरे बबीता, तुम कितनी सुंदर हो, है ना? भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? और क्या, पूरे गांव में तुम सा कोई सुंदर नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? है सच? पर मेरे बापू मानेंगे नहीं। अरे कौन सा अभी हम शादी कर रहे हैं? अभी तो कोई काम धंधा शुरू कर लूं, फिर तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। तब तक हमें छुप छुप कर मिलना होगा। अगर तुम्हारे बापू को पता चल गया तो वो ये रिश्ता ठुकरा देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी ये हम किसी को नहीं बताएंगे। और इस तरह कुछ दिन तक धर्मेश और बबीता का मिलना जुलना लगा रहता है। और एक दिन धर्मेश बबीता को मिलने उसी जगह बुलाता है जहाँ वो अपनी पूर्व प्रेमिका को मिला करता था। अरे, आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कितनी सुनसान जगह है। अरे जाने मन, ये एकदम सेफ जगह है, यहाँ हमें कोई देखेगा नहीं, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी। चलो, अब आई गए हैं तो थोड़ा प्यार बरसा दो। वही चुड़ैल धर्मेश को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुँच जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। फिर वहाँ से उनको छुप छुप कर देखने लगती है। अच्छा, तो ये धर्मेश यहाँ मजे ले रहा है। मुझे मारकर इसने दूसरी लड़की भी पटा ली इतनी जल्दी। इसे मैं मजा चखाऊंगी। रुक रुक धर्मेश के बच्चे। कौन है यहाँ? अजी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम मुझे प्यार तो करती हो ना? तभी चुड़ैल फिर से धर्मेश को डराती है।
धर्मेश, तुमने जैसे मेरा कत्ल किया वैसे ही अब मैं तुम्हें मारूंगी। और देखते ही देखते चुड़ैल बबीता के अंदर चली जाती है। धर्मेश, तू तो गया, तू तो मरेगा। बबीता का डरावना रूप देखकर धर्मेश डर जाता है और बबीता को दूर धक्का दे देता है। पास नहीं आना मेरे। तभी चुड़ैल बबीता का शरीर छोड़ देती है। और क्या हुआ जी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? बबीता, माफ करना, मुझे लगा तुम वो। तभी चुड़ैल फिर बबीता के अंदर घुस जाती है और धर्मेश को दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ लगाती है। अरे तुम पागल हो गई क्या? मुझे क्यों मार रही हो? और धर्मेश बबीता के बाल पकड़ लेता है और चुड़ैल फिर बबीता के शरीर से निकल जाती है। अरे मेरे बाल छोड़ो, ओह मुझे दर्द हो रहा है। धर्मेश सहम जाता है और उसके बाल छोड़ देता है। मुझे माफ कर दो बबीता, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एक ही पल में भयानक हो जाती हो और अगले ही पल इंसान के रूप में आ जाती हो। ये क्या हो रहा है? धर्मेश परेशान होकर अपने बाल नोचने लगता है और कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो, बचाओ मुझे कोई। बबीता को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। आज तो तू मरेगा धर्मेश। चुड़ैल को देखकर दोनों डर जाते हैं। कौन हो तुम और मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? तूने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना, इतनी बेरहमी से मारकर जिसे सड़ने के लिए छोड़ आया था वो वापस आकर कभी बदला भी ले सकती है। तुम फिर चुड़ैल बबीता को सारी सच्चाई बताती है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तभी बबीता वहाँ पुलिस को फोन करके बुला लेती है। चुड़ैल बहन, तुम अब कानून पर छोड़ दो, वो उसे अपने आप सजा देगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। रात के 3 बजे का वक्त था, पर कुसुम की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी दादी से लिपटकर रोई जा रही थी। दादी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी कहाँ गई दादी? कुसुम बिटिया, तेरी मम्मी भगवान जी के पास चली गई हैं। अब वो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगी। सो जा बिटिया, सो जा। हे प्रभु, तूने पहले मेरे बेटे को अपने पास बुला लिया, अब एक मेरी बहू ही थी जो इस घर को संभाल रही थी, उसे भी तूने अपने पास बुला लिया। अब इस बिन माँ बाप की बच्ची को मैं बूढ़ी कैसे पालूंगी? कुसुम के पापा का पहले ही देहांत हो चुका था। कुसुम की मम्मी मेघा घरों में काम करके घर का गुजारा कर रही थी। पर 10 दिन पहले, मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, रोटी बना दो ना। ठीक है, मैं अभी तेरे लिए और दादी के लिए रोटी बना देती हूँ। अरे अब क्या करूँ, आटा तो है ही नहीं और चावल भी खत्म हो रहे हैं। नहीं तो चावल बना देती, दुकान से आटा लेकर आती हूँ। मेघा, तू इतनी तेज बारिश में कैसे जाएगी? आप चिंता मत करो माँ जी, मैं बस यूं गई और यूं आई। मम्मी जल्दी आना। हाँ बेटा, मैं जल्दी आती हूँ। अरे बारिश तो और भी तेज हो गई। भैया जरा 2 किलो आटा दे देना। ये लो पैसे। जल्दी जल्दी घर पहुँचती हूँ, कुसुम मेरी राह देख रही होगी। मेघा को जल्दी घर पहुँचना था, इसलिए वो सड़क पर भरे हुए बारिश के पानी की भी परवाह नहीं कर रही थी। बारिश के पानी से सड़क पूरी तरह से भरी हुई थी। अचानक मेघा सड़क पर बने सीवर में गिर जाती है। सीवर का ढक्कन खुला हुआ था जो कि बारिश के पानी में नजर नहीं आ रहा था। मेघा सड़क पर बने सीवर में डूब गई थी। आज मेघा को मरे 10 दिन हो चुके थे। कुसुम बार बार अपनी माँ को याद करके रो रही थी। दादी, मम्मी को बुलाओ ना। तेरी माँ को कहाँ से लाऊं मेरी बच्ची? कुसुम की दादी उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात में कौन आया होगा? मेघा, तू जिंदा है मेरी बच्ची, पर तू तो, तेरे बिना कुसुम का रो रो कर बुरा हाल है। देख उसका चेहरा कैसा मुरझा गया है। माँ जी, मैं इसीलिए तो वापस आई हूँ ताकि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। कुसुम उठ बेटा। मम्मी आप आ गई, आप कहाँ चली गई थी? दादी कह रही थी कि आप भगवान के पास चली गई हो। मम्मी, आपके बिना मैं बहुत उदास हो गई थी। अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं सब संभाल लूंगी। मेघा, अब तू आ गई है ना, अब तू ही इसे कुछ खिला। मेरी बात तो ये मानती ही नहीं है। ठीक है, आप दोनों बैठो, मैं बढ़िया सा कुछ बना कर लाती हूँ। मेघा वापस आ गई थी, जिससे उसकी सास और बेटी बहुत खुश थे। अगले दिन से मेघा फिर से काम पर जाना शुरू कर देती है। सब कुछ साधारण चल रहा था। एक दिन, मैंने इस गुल्लक में कब से पैसे नहीं डाले,
तनख्वाह के पैसे मिले हैं, इन्हें भी गुल्लक में जोड़ देती हूँ। मम्मी, ये क्या कर रही हो? इसमें मैं तुम्हारे लिए और दादी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। मेघा, कुसुम के लिए तो ठीक है, पर मेरा क्या पता कब भगवान का बुलावा आ जाए। नहीं माँ जी, अभी आपको कुसुम के लिए जीना है। अगर आपको कुछ हो गया तो कुसुम का क्या होगा? कुसुम पहले ही मुझे और अपने पिता को खो चुकी है। आप ऐसी बात दोबारा मत कहना। मेघा, ये कैसी पागलों सी बातें कर रही है? तुझे क्या हुआ है? तू तो बिल्कुल ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या बोल दिया? अब मुझे माँ जी को सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। और देखते ही देखते मेघा एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मेघा को चुड़ैल के रूप में देखकर उसकी सास घबरा जाती है। वो बुरी तरह से डर चुकी थी। चुड़ैल, तुम तो एक चुड़ैल हो। मेरी मेघा कहाँ है? माँ जी, आप डरिए मत। हाँ, ये सच है, मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। मैं मर चुकी हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। मेरी आत्मा भटक रही है। मेघा, तुम जिंदा नहीं हो, ये जानकर कुसुम बहुत रोएगी। माँ जी, हम कुसुम को कुछ नहीं बताएंगे। कुसुम थोड़ी समझदार हो जाएगी तो मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। मेघा की सास और चुड़ैल बनी मेघा फूट फूट कर रोती है। मेघा मेहनत कर रही थी। वो कुसुम के लिए अपनी गुल्लक में पैसे जोड़ती थी। एक दोपहर मेघा एक घर में काम कर रही थी। घर की मालकिन अपने कमरे में थी और मेघा सफाई कर रही थी। मेघा, देखना दरवाजे पर कौन है? जी मालकिन, देखती हूँ। कौन हो तुम? अरे, ऐसे अंदर कैसे चले आ रहे हो? चुप करके एक तरफ हो जा, वरना गोली मार देंगे। भाई, ये घर की नौकरानी दिखाई पड़ती है। इस घर की मालकिन लगता है कमरे में। चल, कमरे में चलते हैं। अरे अरे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुपचाप घर की तिजोरी की चाबी हमारे हवाले कर दे। भाई, जल्दी जल्दी सारे जेवर और कैश बटोर लेते हैं। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी तिजोरी को हाथ लगाया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। तू एक नौकरानी होकर हमें जान से मारेगी? चुपचाप साइड हो जा, नहीं तो इस घर को और अपनी मालकिन को बचाने के चक्कर में तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मुझे अपने चुड़ैल रूप में आना ही होगा। मेरे पास बस अब यही रास्ता रह गया है। मेघा चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसे देखकर दोनों बदमाशों की चीख निकल जाती है। चुड़ैल दोनों बदमाशों की गर्दन पकड़ लेती है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता था कि इस घर में चुड़ैल रहती है, नहीं तो हम यहाँ पर चोरी करने कभी नहीं आते। तुम लोग घर में एक अकेली औरत देखकर अपनी ताकत दिखाते हो। आज के बाद अगर चोरी की तो मैं तुम दोनों को सच में मार दूंगी। हम वादा करते हैं, अब हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। चुड़ैल उन दोनों बदमाशों को छोड़ देती है और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तुम मेघा नहीं हो, तुम एक चुड़ैल हो। मेरे घर में एक चुड़ैल नौकरी करती है। मालकिन, आप घबराओ नहीं, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मेघा मालकिन को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर मालकिन की आंखें भी आंसुओं से भर आती हैं। मेघा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे जाने के बाद कुसुम और तुम्हारी सास दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। तुमने भी तो आज मेरी जान बचाई है। तुम चाहती तो यहाँ से भाग सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मालकिन, अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरी सच्चाई सामने आ गई है। मेघा सारी सच्चाई अपनी बेटी कुसुम को बता देती है। कुसुम अपनी मम्मी से लिपटकर खूब रोती है। कुसुम, मुझे जाना होगा। तुम्हारी दादी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। मेरा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था। ये लो मेरी गुल्लक, इसे मेरी निशानी समझकर अपने पास रखना। मेघा, तुम चिंता मत करो। आज से कुसुम की पढ़ाई लिखाई और उसके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। कुसुम की दादी उसे गले से लगा लेती है और मेघा